बारिश में गरीब सास बहू के तीखे आलू पराठे, धनिया की चटनी। अगनपुर गांव के टूटे फूटे घर में सूरज चारपाई पर पांव पसारे पबजी गेम खेल रहा है और वहीं अनिका सुबह सुबह घर का सारा काम करके रसोई में राशन खंगाल रही है। अरे ओ सूरज, कान के पर्दे फट गए हैं क्या तेरे? सुबह से गला फाड़ रही हूँ कि उठ जा। घर में एक दाना अनाज का नहीं है और तू है कि उस मनहूस मोबाइल में घुसा जा रहा है। अरे यार, तुम लोग भी ना हर वक्त मेरा भेजा खाने बैठ जाती हो। पबजी में मेरा मैच अपने पिक पर है, जरा 2 मिनट शांति से मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? माँ जी चिल्लाइए मत, बच्चा भी डर रहा है। वैसे भी ये कह रहे हैं कि इस बार शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी ढूंढेंगे, शायद कुछ हाथ लग जाए। शहर जाएगा? अरे जिस इंसान से इस छोटे से गांव में रहकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हुआ, वो शहर जाकर कौन सा तीर मार लेगा? माँ, तुम हमेशा मेरी किस्मत को और अब मेरी मेहनत को नीचे दिखाने की सोचती रहती हो। देखना एक दिन मैं कितना बड़ा आदमी बनूंगा। दिमाग चल गया है तेरा? पबजी खेल खेल कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे माँ, फोन में देखा था, शहर में आए दिन नौकरी निकलती रहती है। वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बस एक बार मुझे जाने का मौका तो दो। सुनिए जी, आप शहर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन घर और बच्चे का भी तो सोचिए। यहाँ पहले से राशन उधार पर आ रहा है, अगर आप भी चले गए तो हम कैसे संभालेंगे? अरे भाभी, आप भैया को क्यों रोक रही हो? उन्हें जाने दो ना। अगर भैया शहर जाकर अच्छा काम कर लेंगे तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। देखा अनिका, बबली मेरी बात समझती है। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा और मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। माँ, आप थोड़े बहुत पैसे दे दो ना, भैया को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। चुप कर पगली, घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची है वही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। माँ, मैं जानती हूँ कि ये पैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप भैया को थोड़े से पैसे दे देंगी तो क्या पता शहर जाकर उन्हें अच्छा काम मिल जाए, फिर हमारी आर्थिक हालत भी तो सुधर सकती है। एक बार भैया को मौका देकर तो देखो माँ। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। मैं जो थोड़ा बहुत इंतजाम हो सकेगा कर देती हूँ, लेकिन सूरज याद रखना, ये पैसे बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं, इन्हें बेकार मत जाने देना। हाँ माँ, देखना शहर जाकर खूब मेहनत करूंगा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। पापा, आप शहर जा रहे हो ना? मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाना। हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा। ठीक है, चले जाइए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे एक बार फोन जरूर कर दीजिएगा। हम सब आपका इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, कर दूंगा। आखिरकार घर में सभी सूरज के शहर जाकर काम करने की बात मान जाते हैं। रोहिणी ने घर के खर्चों में से जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाए और सूरज को शहर जाने के लिए दे दिए। पैसे हाथ में आते ही सूरज ने अगले ही दिन टिकट करा ली और शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अरे अनिका, जल्दी कर यार, मेरा पबजी का स्क्वाड ऑनलाइन आ चुका है और उधर बस का टाइम भी हो गया है। बैग तैयार है ना मेरा? हाँ जी, सब रख दिया है। ये थोड़े पैसे भी रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। वहाँ पहुँचकर कोई अच्छा काम मिलते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ, कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस एक बार शहर पहुंच जाऊं, नताशा से मिलते ही सब आसान हो जाएगा। उसने कहा है कि वहाँ मेरे लिए अच्छा काम मिल सकता है। जाकर कुछ काम करियो, वहाँ भी यहाँ की तरह दिन रात मोबाइल में पबजी खेलता मत रहियो। देख लेना माँ, जब तुम्हारा बेटा यही शहर से गाड़ी लेकर लौटेगा ना, तब सबकी अकड़ निकल जाएगी। चल बबली, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। वहीं रोहिणी और अनिका किसी तरह अपनी जमा पूंजी और पड़ोसियों से जोड़ तोड़ करके उसे शहर भेजने के लिए पैसे का इंतजाम करती हैं। सूरज शहर पहुंच जाता है। शहर के एक बड़े चौराहे पर नताशा अपनी स्कूटी लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। फाइनली तो आ गया सूरज, वेलकम टू द सिटी। मेरे पबजी फ्रेंड, चल बैठ स्कूटी पर, सीधे मेरे फ्लैट पर चलते हैं, वही आराम से पबजी भी खेलेंगे और पार्टी करेंगे। अरे नताशा, तेरे बिना तो वहाँ मेरा दम घुट रहा था। सच बता रहा हूँ, तेरी आवाज सुनते ही सारी थकान उतर गई। चल सूरज, आज रात को क्लब चलते हैं पार्टी करने, तू भी क्या याद रखेगा? हाँ बेबी, जरूर, तेरे साथ तो मैं पूरी दुनिया घूमने को तैयार हूँ। शहर पहुंचते ही सूरज नताशा के साथ रंगरेलियां मनाने में लग जाता है। उधर गांव में अनिका उसके नंबर पर लगातार फोन करती है, लेकिन कभी नॉट रीचेबल तो कभी स्विच्ड ऑफ आता है। माँ जी, 3-4 महीने हो गए, ये ना तो घर लौटे हैं ना ही अब फोन उठाते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं इनके साथ क्या हुआ है। अरे उसने कम्मे का रोना बंद कर। बहू, जिस आदमी को अपने बच्चे और घर की जरा भी परवाह नहीं, वो क्या खाक फोन उठाएगा? हाँ भाभी, मुझे लगता है कि हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया को शहर भेजकर। पता नहीं भैया वहाँ किस हाल में होंगे, जिंदा भी है या नहीं। मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
माँ जी, दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा है। शुरुआत में जब कभी फोन मिल भी जाता था, वो अब तो घंटियां बज बज कर कट जाती है। अरे भूल जाओ उस नालायक को। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उसके जाने में खत्म हो गए। अब तो हम दाने दाने के मोहताज हैं। भाभी, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस दिन पैसों के लिए ना कहती तो शायद भैया घर पर ही रहते और आज हमारी ये हालत ना होती। बबली, तो खुद को मत कोस। गलती हम सबकी थी कि हमने उस पर भरोसा किया, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा। गोलू सुबह से भूखा बैठा है। मम्मा, पापा ने तो कहा था कि शहर से बहुत सारे पैसे और खिलौने लाएंगे। पापा कब आएंगे? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भगवान से दुआ कर कि हमारे दिन जल्दी सुधर जाए। दिन बीतते गए और घर की तंगी इस हद तक बढ़ गई कि अनिका ने कंपनी वाले नंबर पर दोबारा फोन मिलाया। तभी एक अजनबी आवाज आई। हेलो मैडम, नमस्ते। वो मुझे मेरे पति सूरज से बात करनी है। 6 महीने हो गए उन्होंने घर फोन नहीं किया और न ही कोई सुध ली है। बच्चा रोज उन्हें याद करता है। पति? किसका पति? और कौन सा सूरज? यहाँ कोई तुम्हारा सूरज वूरज नहीं रहता। और तुम्हारे सूरज ने अब मुझसे शादी कर ली है। वो अब तुम्हारा कोई नहीं है, समझी? गवार गई की। फोन काटना यार। इस फटीचर और गंवार लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही बोल दिया था। और सुनो, आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। नताशा ने गुस्से में फोन काट दिया। अनिका कुछ देर तक फोन हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। नहीं सूरज जी, आपने हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे कर दिया? आप तो कहते थे कि कमीना, नीच मर्द, वो शहर वाली लड़की करमजली के चक्कर में हमें भूलकर सड़क पर ला खड़ा किया। जल जाए ऐसी छोरी और ऐसा मर्द। माँ, अब क्या होगा? घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं बचा है। हम सब भूखे मर जाएंगे। मम्मा, आप दोनों क्यों रो रही हो? पापा वापस नहीं आएंगे क्या? पापा कहाँ गए? मम्मा बताओ ना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भगवान जाने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना बाकी है। घर में जब कमाने खाने का एक भी जरिया नहीं बचा तो दिन गुजारना दूभर हो गया। घर में रखे पैसे और रोहिणी के दूसरे के घरों में छोटे मोटे काम करने से मिलने वाले चंद रुपयों से चूल्हा चलना बंद हो चुका था। वहीं उन पड़ोसियों से लगातार उधार मांग मांग कर काम चलाना पड़ा, जिससे पड़ोसियों का भी भारी कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। भगवान, ये हमारे भाग्य में क्या लिखा है? घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है और लोगों का कर्जा सिर पर बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मासूम बच्चे का पेट कैसे पालेंगे? तभी बगल वाली चाची रोने की आवाज सुनकर अंदर चली आती हैं। रोहिणी बहन, क्या हो गया? घर में ऐसे रोने पीटने की आवाज क्यों आ रही है? बहन क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उस करम जले नालायक सूरज ने हमारा ऐसा हाल कर दिया है। शहर जाकर छोरी के जाल में ऐसा फंसा कि हमें ही भूल गया। हे भगवान, ऐसा अनर्थ हो गया। लेकिन अब तुम लोग कैसे जियोगे? वही तो सोच रही हूँ बहन। घर चलाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची। अरे कोई बात नहीं बहन, जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा जुड़ा हुआ है वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। जब तक काम चले उससे चला लो, जब आ जाए तब दे देना। पड़ोसी चाची से मिले थोड़े से पैसे और उनकी दी गई मदद से घर का चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन तंगी कम नहीं हुई। वहीं हालात को देखकर बबली ने नौकरी ढूंढने का फैसला किया। भाभी, कल सुबह मैं शहर जाऊंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 8,000 10,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगी। कम से कम घर का कुछ तो सहारा बनेगा। अगले दिन सुबह बबली शहर के बड़े बड़े दफ्तरों और दुकानों के चक्कर काटती है, लेकिन उसके पुराने और साधारण कपड़े की वजह से उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता है। बबली मायूस शाम को घर लौटती है। माँ, भाभी, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। सबने मेरे कपड़े देखकर भगा दिया। उन्होंने भिखारी समझकर दरवाजे से ही लौटा देते हैं। रो मत बबली, रो मत बेटा। किस्मत आज खराब है तो कल अच्छी भी होगी। जा, मुंह हाथ धो ले। तभी शांति आती है। उनके हाथों में अपने पेड़ों से ताजी तोड़ी हुई कुछ हरी धनिया, पुदीने की पत्तियां और आलू लेकर वो आती है। अरे बहन रोहिणी, उदास मत हो। मैंने सोचा खेत और पेड़ों से ताजे पुदीना, धनिया, मिर्च आया है। ये खेत के कुछ आलू हैं, तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। बच्चों को कुछ बनाकर खिला देना। भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी मदद के बिना तो इस घर में चूल्हा नहीं जलता। इसके जाने के बाद अनिका तुरंत उन आलूओं को उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी छोटा गोलू भूख से बिलखने लगता है। मम्मा, मुझे तेज भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। पेट में चूहे कूद रहे हैं। बस बेटा, रो मत। मम्मा अभी चूल्हे पर आलू उबालने रख रही है। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हूँ।
रोहिणी सिलबट्टा उठाती है और उस पर खटाई, हरी मिर्च, अदरक और भुने हुए मसाले पीसकर चटनी तैयार करती है। दूसरी तरफ अनिका उबले हुए आलू और हींग और जीरे का शानदार तड़का लगाकर मसालेदार स्टफिंग तैयार करती है। जैसे ही तवे पर घी के साथ आलू के पराठे सिकने शुरू होते हैं, उनकी सौंधी और जबरदस्त खुशबू पूरे घर और आसपास के पड़ोस में फैल जाती है। वाह माँ, क्या गजब की खुशबू आ रही है। इस मामूली से आलू और मसाले की महक से ही पूरा घर महक उठा है। उसी समय उधर से गुजरते हुए कुछ पड़ोसी उस खुशबू को महसूस कर उनके दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे बहन रोहिणी, तुम्हारे घर से ये किस चीज की खुशबू आ रही है? इतनी बढ़िया महक तो शहर के किसी होटल से भी नहीं आती। अरे कुछ नहीं बहन, शांति जो थोड़े से आलू दे गई थी, बहू उसी के गर्मा गर्म पराठे और सिलबट्टे वाली चटनी बना रही है। वाह, सच कहती हो, तुम्हारे हाथों में भगवान ने कोई जादू दिया है। इतने सादे और मामूली खाने को भी तुमने अपनी कला से शाही पकवान जैसा बना दिया। गर्मा गर्म पराठों का स्वाद और चटनी की लाजवाब महक घर के सभी को खुश कर देती है। गोलू पेट भर चाव से पराठे खाता है। अगले दिन सुबह जब बबली फिर से शहर में काम की तलाश में जाने के लिए उठती है, तो वह अनिका के पास आती है। भाभी, आज मैं फिर शहर जा रही हूँ। रास्ते में बहुत भूख लगती है और पैसे भी नहीं होते कि कुछ खरीद सकूं। आप मेरे लिए वही 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे पैक कर देना। बस इतनी सी बात। रुक, अभी तेरे लिए बढ़िया गर्मा गर्म पराठे सेक कर पैक कर देती हूँ। अगले दिन सुबह जब बबली काम की तलाश में निकलने लगती है, तो वह अनिका उसके लिए अपने हाथ के बने 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे पैक कर देती है। बबली लोगों से काम मांगती है, लेकिन लोग उसे दुत्कार देते हैं। शाम को जब वो मायूस होकर पैदल पैदल घर लौटती है, तो रास्ते में चौपाटी के पास बारिश में भी हर ठेले पर लोगों की भीड़ लगी हुई दिखती है। बबली थकी हारी घर लौटती है। भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह जो आपने 2 पराठे दिए थे, वो तो रास्ते में ही खत्म हो गए थे। दीदी, घर में रखे थोड़े से चिल्लर बचे हैं। कहो तो मैं जाकर थोड़ा बहुत राशन ले आती हूँ, जिससे 1-2 दिन गुजारा चल सके। पर ऐसे कब तक चलेगा? रुको भाभी, जब मैं आज आ रही थी तो मैंने चौपाटी पर देखा था कि वहाँ स्ट्रीट फूड के बारिश में भी कितने सारे स्टॉल लगे हैं। लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं और शाम के वक्त वहाँ बच्चों और पेरेंट्स की कितनी भीड़ होती है। सब चीजें इतनी धड़ल्ले से बिकती है। क्यों ना हम भी आलू के पराठे और माँ के हाथ की वो तीखी धनिया की चटनी बेचने का काम शुरू कर दे। पगली हो गई है क्या तू बबली? कुछ भी मुंह से निकाल देती है। और तो का ये सड़क पर ठेला लगाकर पराठे चटनी बेचना कोई काम है क्या? लोग क्या कहेंगे? नहीं माँ जी, बबली गलत नहीं कह रही है। आज के जमाने में औरतें सब कुछ कर सकती है। घर चलाने के लिए मेहनत करने में कैसी शर्म। ज्यादा हवा में मत उड़ो तुम दोनों, चुपचाप बैठो। घर में अभी थोड़ा बहुत राशन बचा था। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी ठीक नहीं था, इसलिए अनिका ने बबली के दिए आइडिया पर काम करने का मन बना लिया। माँ जी, अब और हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। क्यों ना हम बबली दीदी वाला आइडिया मान ले और पराठे का स्टॉल लगा ले। बाहर देखिए, मौसम भी कितना अच्छा है। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? स्टॉल लगाने के लिए बहुत सामान चाहिए। सबसे पहले ठेला और ठेले का किराया देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी हमारे पास इतना सामान कहाँ है? माँ जी, शांति चाची का ठेला है तो सही, उनके तो वैसे भी काम नहीं आता। हम उनसे बात करके ठेला किराए पर ले लेंगे और जैसे जैसे कमाई होगी उनका किराया चुका देंगे। रही बात सामान की, तो आज घर में जो थोड़ा बहुत राशन बचा है, हम उसी से आज ही आलू के पराठे बना लेते हैं और शाम को चौपाटी पर बेच कर आते हैं। जो पैसे मिलेंगे उससे कल का नया सामान ले आएंगे। अरे बहू, तेरी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, पर पता नहीं आइडिया चलेगा भी या नहीं। वैसे ही हमारी किस्मत इतनी खराब चल रही है। माँ जी, वो सूरज जी तो हमें बीच मझधार में अकेले छोड़कर चले गए ना। अब हम दोनों को ही अपनी और इस परिवार की जिंदगी चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर हम कब तक दूसरों के आगे हाथ फैला फैला कर अपनी जिंदगी काटेंगे? ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। मेरा नालायक बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, पर आज इस मुसीबत के वक्त में मेरी ये बहू मेरा इतना साथ दे रही है, तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगी। माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने चाची से ठेला लेने की बात भी कर ली है। शांति चाची से ठेले की बात तय हो गई। अब पराठे के काम की तैयारी शुरू करनी थी, इसलिए अनिका कुछ जरूरी सामान लेने शांति चाची के पास जाती है। चाची नमस्ते, वो हमें थोड़ा धनिया पुदीना और अदरक चाहिए था। आपके पेड़ों और खेत में हरी सब्जियां होती है ना, तो। अरे बहू, तू मांगने क्यों आती है? ले जा जितना चाहिए और साथ में ये थोड़े से आलू भी लेती जा, तेरे काम आएंगे। अनिका खुशी खुशी सारा सामान, ताजा धनिया, पुदीना और आलू लेकर घर लौटती है। माँ जी, देखो चाची ने कितना सारा सामान दे दिया। वो हर तरह से हमारी मदद करने को तैयार है। चल
भगवान का लाख लाख शुक्र है। एक काम कर बेटा, तू जल्दी से चूल्हे पर आलू उबालने रख दे और तब तक मैं मसाले की तैयारी करती हूँ। हाँ माँ जी, मैं पहले आलू उबाल लेती हूँ और फिर बढ़िया से मसालों का झक लगाऊंगी। ठीक है, तू मुझे धनिया मिर्च दे दे। जब तक तू आलू उबालेगी तब तक मैं सिलबट्टे पर खड़े मसाले डालकर बढ़िया सी चटनी पीस देती हूँ। रोहिणी जैसे पत्थर के सिलबट्टे पर ताजा हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और खड़े मसाले पीसना शुरू करती है, उसकी सौंधी और तीखी महक पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह माँ, इस चटनी की महक इतनी जबरदस्त और शानदार क्यों आ रही है? क्या आपने कहाँ से बनानी सीखी? अरे बेटा, ये मुझे मेरी माँ यानी तेरी नानी ने बनानी सिखाई थी। हमारी नानी हमेशा ऐसे सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनाती थी और तेरे नाना तो उंगलियां चाट चाट कर खा जाते थे। हाँ माँ जी, आप बनाती भी बहुत कमाल की हो। आपकी इस चटनी को तो हम भी उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। वैसे माँ, आप इस धनिया की चटनी में क्या क्या डालती हैं? जरा हमें भी तो बताइए। सुन कान खोल कर, इसमें डलता है ताजा हरा धनिया, अदरक, पुदीना, खटाई, हरी मिर्च और थोड़ा सा गाढ़ा दही। जानती है, दही डालने से चटनी का स्वाद भी बढ़ जाता है और उसका रंग एकदम हरा हरा और खूबसूरत रहता है। अरे वाह माँ, तब तो ये आपकी एकदम सीक्रेट रेसिपी हुई। हाँ दीदी, बिल्कुल माँ जी की ये सीक्रेट रेसिपी है। आजकल लोग तो चटनी को मिक्सर में बनाते हैं, पर मिक्सर में वो टेस्ट नहीं जो सिलबट्टे पर है। अच्छा भाभी, आप भी तो आलू के पराठे गजब के बनाती हो। क्या ये भी आपकी कोई सीक्रेट रेसिपी है? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कहाँ कोई शेफ हूँ, बस ऐसे ही ठीक ठाक बना लेती हूँ। अरे झूठ मत बोल बहू, तू जितने बढ़िया आलू के पराठे बनाती है ऐसे मैंने आज तक किसी के हाथ के नहीं खाए। अच्छा सुनिए फिर, मेरे आलू के पराठे का राज ये है कि मैं उबले हुए आलूओं में घी या तेल के साथ हींग और जीरे का कड़क तड़का लगाती हूँ। गोलू के लिए उस तड़के से पराठे न केवल आसानी से पच जाते हैं बल्कि उनका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अरे भाभी, अपने चटपटे तीखे पराठों की रेसिपी बताइए, उसमें आप ऐसा क्या जादू मसाला मिलाती हो? बस आज ही सारी बातें जान लोगी क्या? ठीक है सुनो, तो मैं हरी मिर्च का पेस्ट, आमचूर, सौंफ, गरम मसाला, हरा धनिया और घर का बना हुआ गरम मसाला ये सब डालती हूँ। इसी से तो पराठों में इतना स्वाद आता है। और कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा बारीक कटा प्याज मिला देते हैं। अरे मम्मा, क्या सच में इतने सारे आलू के पराठे बनाओगे? वाओ, मजा आ जाएगा। अरे ला बहू, जब तक तू आलू तैयार कर, मैं जल्दी से आटा लगा देती हूँ। माँ जी एक बात कहूँ, इस आटे में ना थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, इससे पराठे और भी ज्यादा नरम नरम और सॉफ्ट बनेंगे। रोहिणी आटे में दूध डालकर उसके पराठे बना लेती है। इसके बाद वे पराठे बनाने का सामान किराए के ठेले पर सेट करती हैं और सारा सामान सजा लेती हैं। वहीं रोहिणी हरी भरी महकती हुई तीखी चटनी को एक बड़े से डब्बे में भर लेती है। बबली दीदी, हम दोनों जा रहे हैं। गोलू को भूख लगे तो पराठे खिला देना और घर का ध्यान रखना। हाँ भाभी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं संभाल लूंगी। भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाए। गोलू को जब भूख लगती है तो वह मजे से गर्मा गर्म पराठे खा लेता है। उधर बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रोहिणी और अनिका बारिश से बचने के लिए पॉलिथीन ओढ़कर ठेले के साथ चौपाटी की तरफ निकल पड़ती हैं और चौपाटी पहुंचकर, बहू देख तो सही, इतनी तेज बारिश में यहाँ कौन आएगा? ऊपर से हम घर से ही पराठे सेक कर ले आए हैं। अब ये ठंडे भी पड़ते जा रहे हैं, ऐसे में इनके स्वाद और कुरकुरेपन का क्या होगा? माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, लोग खुशबू से खींचे चले आएंगे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। चल भगवान का नाम लेकर चटनी का डिब्बा खोलते हैं। बहू चटनी का डब्बा खोलती है और आवाज लगाने लगती है। गरम गरम तीखे आलू के पराठे, साथ में सिलबट्टे की खास तीखी चटनी। आ जाओ भैया, बारिश में देसी स्वाद का मजा लो। अरे वाह, इस बारिश में चौपाटी पर इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे भैया, ये खुशबू हमारी चटनी की है, एक बार खाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। शुद्ध आलू के पराठे और चटनी। अच्छा ये बात है, तो फिर बहन जी जरा 1 प्लेट आलू का पराठा और हरी चटनी देना। अभी लीजिए साहब। बहू जरा प्लेट बढ़ा और साथ में वो सिलबट्टे वाली तीखी चटनी दे। वाह चाची, मजा आ गया। पराठा भले ही घर का बना है, पर इस चटनी का तीखापन और स्वाद तो गजब का है। कसम से दिल खुश हो गया। शुक्रिया भैया, कल से हम घर से नहीं बल्कि यहीं तवे पर गर्मा गर्म सेक कर खिलाएंगे ताकि मजा और बढ़ जाए। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। लोग पैसे देकर खाने आते हैं तो उन्हें स्वाद भी बढ़िया मिलना चाहिए। कल से हम घर से पराठे सेक कर नहीं ले जाएंगे बल्कि सारी तैयारी करके लाएंगे और एक बड़ा तवा यही चौपाटी पर लेकर आएंगे। बिल्कुल माँ जी, कल से हम ग्राहकों के सामने तवे पर हाथों हाथ गर्मा गर्म पराठे सेक कर देंगी ताकि हर कौर एकदम करारा और मजेदार लगे।
कुछ ही देर में सारे पराठे खत्म हो जाते हैं और रात को घर लौटने पर वे अपनी पहली कमाई गिनती हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। बहू देख ले, आज बारिश और ठंडे पराठे होने के बावजूद इतनी अच्छी कमाई हुई है। इन पैसों से सबसे पहले हम कल के लिए बढ़िया राशन लेकर आएंगे। हाँ माँ जी, सुबह होते ही सबसे पहले मैं और आप बाजार चलेंगे और सारा सामान लेकर आएंगे। अगली सुबह सास और बहू दोनों मिलकर बाजार जाती हैं। वहां से ताज़ा आटा, घी, हरी सब्जियां और मसाले, एक बड़ा तवा और कुछ सामान खरीदकर खुशी खुशी घर लौटती हैं। चल बहू, अब बिना देर किए जल्दी से तैयारी शुरू कर। आज हमें चौपाटी पर बिल्कुल नया और बेहतरीन स्वाद देना है। हाँ माँ जी, सबसे पहले मैं आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे बढ़िया नरम गूंथ लेती हूँ, जिससे हमारे पराठे एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। और ला, तब तक मैं इस पत्थर के सिलवट्टे पर ताज़ा हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, खटाई और थोड़ा सा गाढ़ा दही डालकर बढ़िया सी सीक्रेट हरी चटनी पीस देती हूँ। ले, सूंघ कर देख कैसी गजब की महक आ रही है। वाह माँ जी, आपके सिलबट्टे वाली चटनी की खुशबू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब मैं उबले हुए आलूओं में घी के साथ हींग और जीरे का बढ़िया कड़क तड़का लगाकर तीखे से मसाले मिला देती हूँ, जिससे ये मसालेदार स्टफिंग तैयार हो जाएगी और पराठे पचने में भी आसान रहेगी। चलो, मैं अब जल्दी से ये आटा लगा देती हूँ और तू लोई बनाकर उसमें आलू की पिट्टी भर देना, जिससे कि ठेले पर आलू के पराठे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्राहकों के आने के बाद। तैयारी पूरी होने के बाद वे ठेले पर अपना छोटा सा गैस चूल्हा, तवा, चटनी का डब्बा और सारा सामान करीने से सजाती हैं और चौपाटी पर पहुंच जाती हैं। देख रहे हो भाई, ये औरतें कल ही आई हैं और सारा ग्राहक यही समेट कर ले गई। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है। बिना परमिशन के हमारी रोजी रोटी पर लात मार रही हैं। रुक, आज ही इनका खेल खत्म करता हूँ। मैं सीधा म्युनिसिपैलिटी वाले इंस्पेक्टर को फोन लगाता हूँ। ठेले वाला फोन निकालता है और कुछ ही देर में 2-3 नगर निगम के कर्मचारी इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं। ए भाई, ये ठेला किसका है? हाँ? चौपाटी का रजिस्ट्रेशन पास है तुम्हारे? जी साहब, रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, हम तो बस कल ही आए थे। बिना रजिस्ट्रेशन यहाँ कोई ठेला नहीं चलेगा। चलो तुरंत हटाओ यहाँ से सामान, हाँ वरना सब जब्त कर लेंगे। साहब, 2 दिन का समय दे दीजिए, हम परमिशन बनवा लेंगे, गरीब लोग हैं साहब। 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, तुरंत हटाओ यहाँ से। बाकी ठेले वाले पीछे खड़े होकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं रोहिणी और अनिका अपना ठेला सड़क के दूसरी तरफ ले जाती हैं, जहाँ पार्किंग के पास एक बड़े पेड़ के नीचे थक कर वहीं खड़ी हो जाती हैं। अम्मा जी, अब क्या करेंगे? वो लोग तो हमें चौपाटी में खड़े ही नहीं होने दे रहे हैं। हिम्मत मत हार बहू, तो देख सामने जो पार्किंग की जगह है वहाँ भी तो छाव है, क्यों ना हम फिलहाल यही ठेला लगा लें। पर माँ जी, क्या यहाँ ग्राहक आएंगे? खाना अच्छा होगा ना बहू, तो खुशबू खुद ब खुद ग्राहकों को खींच लाएगी। चल, यही सेटअप लगाते हैं। दोनों पेड़ के नीचे अपना ठेला सजा लेती हैं। पार्किंग में गाड़ियां पार्क करने आ रहे लोग और रास्ते से गुजरते लोग ठेले से आ रही खाने की खुशबू से आकर्षित होते हैं। अरे वाह, चौपाटी वाली आंटियों का ठेला यहाँ लग गया। यहाँ तो भीड़ भी नहीं है। आंटी, 2 प्लेट पैक कर दो। अरे यहाँ, मैं तो इन्हें चौपाटी में ढूंढ रहा था। 2 प्लेट यहाँ भी दे दीजिए। देखते ही देखते पेड़ के नीचे भी ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है। वहीं ठेले वाले दूर से ये देखते रहते हैं और हैरान हो जाते हैं। चौपाटी पर स्टॉल समेटने के बाद दोनों सास बहू रात को खुशी खुशी घर लौटती हैं और दिन भर की कमाई का डब्बा खोलकर बैठती हैं। बहू, आज तो अच्छी कमाई हुई है। अब पहले वाले से भी बड़ा तवा लाएंगे, ताकि एक साथ 2-3 पराठे जल्दी से सिक जाए। हाँ माँ जी, और इसके अलावा हम पड़ोस वाली शांति चाची का सारा उधार भी आज ही चुका देंगी, जिन्होंने मुसीबत के वक्त हमारी इतनी मदद की थी। हाँ बहू, सुबह होते ही सबसे पहले शांति चाची के पैसे चुका देंगे, फिर बाजार जाकर ठेले के लिए नया सामान और राशन भी ले आएंगे। अगले दिन रोहिणी और अनिका ने सबसे पहले शांति चाची का पूरा उधार चुका दिया। उसके बाद ठीक है माँ जी, आज बारिश बहुत तेज है, पर हमें कल की तैयारी के लिए बाजार तो जाना ही पड़ेगा। अरे तो चिंता मत कर बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। दोनों मिलकर जल्दी से सारा सामान ले आते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू मूसलाधार बारिश की परवाह किए बिना बाजार जाती हैं। वहाँ से बड़ा वाला तवा, ताज़ा आटा, घी, हरी मिर्च और जरूरी सामान खरीदकर खुशी खुशी घर लौटती हैं। माँ जी, आज मैं आलू के पराठों को और भी ज्यादा चटपटा बनाऊंगी। सिलबट्टे पर हरी मिर्च और मसाले पीसकर सीधे स्टफिंग में मिला देती हूँ और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस भी निचोड़ देती हूँ, ताकि स्वाद बिल्कुल जबरदस्त आए। बहू, बाहर इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इस भारी बारिश में हम चौपाटी पर ठेला लेकर कैसे जाएंगे?
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, बारिश के मौसम में ही तो लोगों को ऐसा गर्मा गर्म और चटपटा खाने का असली मजा आता है। देखिएगा, आज हमारे तीखे आलू के पराठे और धनिया की चटनी का कमाल देखना, कितनी तगड़ी बिक्री होगी। अगले दिन जब वो अपना ठेला लेकर मुख्य चौपाटी पर पहुंचती हैं और ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती है तो पुरानी जगह के कुछ ठेले वाले उनसे जलने लगते हैं। लीजिए माँ जी, मैंने ठेले के आगे तख्ती पर लिखकर भी लगा दिया है, बारिश में गरीब सास बहू के तीखे चटपटे आलू के पराठे सिलबट्टे की खास धनिया की चटनी के साथ। ठेला लगाते ही कुछ ही देर में उनके पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उनके गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आसपास फैल जाती है। अरे वाह, कल आपके पराठे खाए थे ना, तब से उनका स्वाद याद आ रहा था। आज आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। जल्दी से 2 गरम गरम तीखे पराठे लगा दीजिए, साथ में वो चटपटी हरी चटनी भी देना। अरे बाप रे, यहाँ तो चौपाटी से भी ज्यादा भीड़ लगी है। बहन जी, हमारे लिए भी 4 पराठे पैक कर देना और वो तीखी चटनी थोड़ा ज्यादा डालना। कमाल है, पुलिस से कहकर हमने इनका ठेला वहाँ से हटवाया था, लेकिन इन्होंने तो उससे भी अच्छी जगह पर दुकान जमा ली। अब तो सारे ग्राहक भी उन्हीं के पास जा रहे हैं। बहू देख ले, इन लोगों ने हमें भगाने की कोशिश की, पर भगवान ने हमारी किस्मत ही खोल दी। आज तो ग्राहकों का तांता लगा है। हाँ माँ जी, बस ऐसे ही मेहनत करती रही तो कुछ ही दिनों में हम अपने ठेले का पक्का रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे। दिन बीतते गए। उनके तीखे पराठों और खास चटनी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब रोज उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी और कमाई भी अच्छी होने लगी। बहू, इन 4-5 दिनों की कमाई से हमने ठेले का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया और नगर पालिका की परमिशन भी मिल गई। अब कोई हमें यहाँ से नहीं हटा सकता। बहुत अच्छी बात है माँ जी, अब हम वापस अपनी मुख्य चौपाटी पर शान से अपना ठेला लगाएंगे। वापस चौपाटी पर बड़ा सा काउंटर सेट हो जाता है, जहाँ ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। तभी एक हेल्थ कॉन्शियस ग्राहक आगे बढ़ता है। अरे भाई, आलू के पराठे और चटनी का स्वाद तो लाजवाब है। हम रोज यहाँ खाना चाहते हैं, लेकिन रोज इतनी ऑयली फूड खाने से हमारा हेल्थ पर भी तो असर पड़ेगा। क्या आप हमारे लिए कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं ला सकती? जी बिल्कुल भैया, आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल से हम आपके लिए मल्टीग्रेन आटे के पराठे और एकदम कम घी या ब्रश की हल्की ऑयलिंग वाले पराठे भी शुरू कर देंगे। अगले दिन से अनिका काउंटर पर मल्टीग्रेन आटे के पराठे और कम तेल वाले पराठे भी सेकना शुरू कर देती है, जिससे हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों की भी भीड़ और बढ़ जाती है। बहन जी, क्या आलू के अलावा कोई और वैरायटी मिलेगी? अरे बच्चा रोज आलू का पराठा खाकर बोर हो जा रहा है, कुछ नया हो तो बताओ। बिल्कुल भैया, कल से हम पनीर स्टफ्ड पराठे और ताज़ा हरी सब्जियों वाले वेजिटेबल पराठे भी शुरू कर रहे हैं, जो मल्टीग्रेन आटे के अंदर भरकर बनाए जाएंगे। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम अपनी पूरी रफ्तार पर है और लोग छाता लेकर उनके काउंटर पर पहुंच रहे हैं। चल बेटा, तुझे पिज्जा खिलाने चलता हूँ। नहीं नहीं पापा, मुझे पिज्जा नहीं खाना। सामने वो जो बोर्ड लगा है ना, बारिश में गरीब सास बहू के तीखे चटपटे आलू के पराठे धनिया की चटनी के साथ, मुझे वही पिज्जा पराठा खाना है। अच्छा चलो फिर आज पिज्जा पराठा खाते हैं। देखते ही देखते वे अपने मेनू में पिज्जा पराठा भी जोड़ देती है। काउंटर पर इतनी वैरायटी और भीड़ हो जाती है कि ग्राहकों की तरफ से होम डिलीवरी की भी भारी डिमांड आने लगती है। मैम, क्या आप घर पर होम डिलीवरी नहीं करवा सकती? बारिश में बाहर आना मुश्किल होता है, पर आपका पराठा खाने का बहुत मन करता है। घर लौटने के बाद अनिका ने बबली को सारी बात बताई और दोनों आपस में बैठकर इस बारे में चर्चा करने लगती हैं। दीदी, ग्राहकों की तरफ से लगातार होम डिलीवरी की डिमांड आ रही है। अगर हम ये शुरू कर दे तो हमारा काम और भी बहुत बढ़ जाएगा। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही है, पर हमारे इस एक ही छोटे से ठेले पर इतने सारे पराठों की वैरायटी, सामान, डिब्बे और डिलीवरी का सामान रखने की जगह ही कहाँ बचती है। अरे बेटिया, भगवान की कृपा से हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि हम एक और नया ठेला आसानी से खरीद सकते हैं। अगले ही दिन वे एक और बड़ा फूड काउंटर और ठेला खरीद लेती हैं। बबली भी घर में उनकी तैयारी में हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे उनके मेहनत और स्वादिष्ट पराठों की चर्चा पूरे इलाके में होने लगती है। बहू, जरा देख तो सही, आज दोनों ठेलों पर ग्राहकों की कितनी लंबी लाइन लगी है। हमारे संघर्ष के दिन अब पीछे छूट गए हैं। हाँ माँ जी, बस लोगों का प्यार और हमारा ये स्वाद ऐसे ही बना रहे तो हम जल्द ही इसे एक बड़े रेस्टोरेंट या फ्रेंचाइजी के रूप में बदल देंगे। और भाभी, आज तो होम डिलीवरी के भी लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने सारे खाने के ऑर्डर पैक करके डिलीवरी के लिए तैयार कर दिए हैं। कुछ दिनों बाद अनिका, रोहिणी और बबली मिलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम संभालने लगी। कभी दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने वाला उनका परिवार अब अपनी मेहनत से खुशहाल जिंदगी जी रहा था।